दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदुस्तानी में। आज हम पढ़ेंगे नोट मेकिंग और समरी के बारे में। क्या होता है नोट मेकिंग और समरी? बहुत सिंपल है, हम आराम से समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बन सकता है, लेकिन आप इसको एंड तक देखना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके जो इसके मार्क्स लाने का भी एक अच्छा जरिया है। तो ये नोट मेकिंग और समरी में इसमें आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने होते हैं और इसमें आपको उसको संक्षेप में वर्णन करना होता है। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन आता है 10वां का नोट मेकिंग का, 11 होता है समरी का, और 10वां क्वेश्चन होता है 4 नंबर का और 11वां क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे नोट मेकिंग के बारे में। नोट मेकिंग क्या होता है? सिंपली आप समझिए, आप कोई भी चीज है जैसे, तो उसमें से कुछ चीजों को अलग करके लिखना है। यानी कि आप गार्डन में मैंने आपको जाने को बोल दिया और वहां जाके मैंने आपसे कोई दो फूल लाने को बोल दिया। जैसे मान लो मैंने रोज और जैस्माइन का बोल दिया आपको, तो आप उन्हीं 2 फूलों को लेकर आओगे जो मैंने कहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा है गुलाब और चमेली का फूल। आप वहां गए बगीचे में, आपने वहां बहुत सारे फूल देखे और आपने मन हुआ कि सब के सब ले लूं और सर को लाके दे दूं। लेकिन इससे ये नहीं होता है कि वो सब के सब देने से सर कभी तो पसंद नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने जो मांगी है वो बहुत जरूरी है। इसीलिए नोट मेकिंग भी सेम इसी तरीके से, यदि आप रोज और जैस्मिन का सर को लेकर दे दोगे तो सर खुश हो जाएंगे और आपको फुल मार्क्स दे देंगे। तो सेम इसी तरीके से जब फूल आप उनमें से अलग छांट कर ला सकते हो, पूरे बगीचे में से आप जिस तरह से फूलों को बांट कर लेकर आए, अलग अलग करके लेकर आए हो, उनमें से बांटा है फूलों को, उसी तरीके से जो ये नोट मेकिंग भी क्या है, बगीचा है। किसका है? इंग्लिश के सेंटेंस का है, जिसमें आपको बहुत सारे सेंटेंस दिए होते हैं फूलों की तरह। उसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं जैसे रोज और जैस्मिन की तरह, वो सेंटेंस आपको वहां से शुरू करने होते हैं और वही लिखने होते हैं। अब नोट मेकिंग लिखते टाइम आपको क्या क्या बातें लिखनी चाहिए या किन बातों को ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको बनानी होती है हेडिंग। हेडिंग के अंदर होती है आपके सब हेडिंग, और फिर आपके यूज होते हैं कीवर्ड्स, और फिर आपको लिखना होता है टाइटल। हाँ, टाइटल लिखना ऊपर होता है आपको, लेकिन निकालना 4 नंबर पे है। यानी कि आपको ये प्रोसेस करना है। पहले आपको हेडिंग निकालनी है, उसके बाद सब हेडिंग निकालनी है, कीवर्ड्स निकालने हैं और टाइटल निकालना है। टाइटल आप लिख बोल सकते हो, लेकिन नीचे क्यों निकाल रहे हैं आप देखिए। जब आप हेडिंग निकालोगे तो हेडिंग के अंदर छोटे छोटे हेडिंग बढ़ेगी, उससे रिलेटेड वो होगी आपकी सब हेडिंग, फिर आपके कीवर्ड्स और फिर टाइटल। अब ये आप करोगे ना, तो आप जब हेडिंग और सब हेडिंग निकाल लोगे तब आपको पूरा पैसा समझ में आएगा। जब समझ में आएगा तब आपको टाइटल भी आपको समझ में आ जाएगा और आप टाइटल जो समझ में आए वो सबसे ऊपर लिख दोगे। नहीं तो आप क्या करोगे कि पहले टाइटल लिखोगे तो हेडिंग सब हेडिंग अलग हो जाएगी और आपका पूरा टाइटल गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप गलत नहीं करना है, आपको टाइटल लास्ट में लिखना है। और कीवर्ड्स है, इसमें आपको क्या करना है, किसी भी चीज की शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है। जैसे वन टाइम पासवर्ड, अब इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी? OTP, आगे वाला जो पहले वर्ड लेके मैं बना दी। तो इसी तरीके से आपको लिख के दे दिया रेफरेंस, तो इसको आपका लिख दोगे REF। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म बनानी है। इस तरीके से आपको इनको शॉर्ट फॉर्म को यूज करना है और फिर टाइटल निकाल के आपकी जो नोट मेकिंग बनानी है। और हम इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। सब मैं आपको यहाँ लिखूंगा, आप उनको ध्यान से पढ़ना। नोट मेकिंग लिखते हो तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती है, उन बातों का देंगे। तो फर्स्ट है आपके नोट मेकिंग का उद्देश्य बड़ी सूचना को संक्षिप्त करना है। यानी कि बड़ी इंफॉर्मेशन है उसको आप शॉर्टकट तरीके से सामने वाले को बताते हो। जैसे आपके मान लो कि कोई इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आती है, तो क्या पहले ही वो बड़े अक्षरों में न्यूज दिखता है या फिर बड़े अक्षरों में वो एक हेडिंग लिख देता है, जिससे आपको न्यूज
समझ में आ जाती है, पहले से आपको समझ में आ जाता है इस न्यूज में क्या हो सकता है। इसी तरीके से या फिर आप कहीं देखते हो कि कोई भी बात होती है उसको न्यूज वाला एक संक्षेप में बताता है कि ये चीज महत्वपूर्ण है, ये बातें महत्वपूर्ण है। जो चीज महत्वपूर्ण होती है उसको या तो अंडरलाइन करके दिखाता है या हाईलाइट करके दिखाता है, परंतु वो एकदम शॉर्टकट तरीके से आपको समझाता है। वही होती है यहाँ पे जो नोट मेकिंग होती है। नोट्स छोटे और संक्षिप्त होने चाहिए, यानी कि आपको छोटे छोटे वर्ड्स मतलब सेंटेंस का नहीं, छोटे छोटे एडवर्ब्स का फ्रेजल का प्रयोग करना है। छोटे से मान लो 2-3 वर्ड का है कोई, आप हेडिंग लिख दो। संक्षिप्त यानी कि बहुत शॉर्टकट और वापस पढ़ते टाइम आपको समझ में भी आने चाहिए। मुख्य बातें ये शामिल करनी चाहिए, ऐसा नहीं है आप और भी कुछ अपने मन आए और शामिल कर दो, सिर्फ और सिर्फ वही बातें शामिल करनी है जो इम्पोर्टेंट हो। संक्षिप्त टिप्पणियों को अंकों, शब्दों तथा अन्य प्रतीकों द्वारा विभाजित या उपविभाजित करना चाहिए। यानी कि जो टिप्पणी के अंदर उसके संबंधित और कोई टिप्पणी है, यानी कि किसी हेडिंग के संबंधित और हेडिंग है, यानी कि सब हेडिंग हो या सब हेडिंग हो, उनको क्या कैसे लिखना है, अंकों द्वारा, शब्दों द्वारा, अन्य प्रतीकों द्वारा विभाजित करना है। जैसे मान लो आपने हेडिंग लगा दी 1 नंबर, तो उसके अंदर आप उसके अंदर और पॉइंट है ए और बी लगा सकते हो। 2 नंबर लगा दी, 2 के अंदर ए बी सी ऐसे पॉइंट आप आ सकते हैं। यदि मान लो ए के अंदर भी कोई पॉइंट है तो एक, ए के अंदर दूसरा पॉइंट है 2, ए के अंदर तीसरा पॉइंट है 3, सेम इसी तरीके से सेम प्रोसेस ये सब के सब ए में एक में यूज हो सकते हैं, 2 में भी होंगे, आगे 3 में भी यूज होंगे, 4 में, सब में ए बी आगे यहाँ तक आपके और ये भी आगे जहां तक जेड तक आपके यूज होंगे। और एक दूसरा तरीका ये भी है दशमलव वाला, 1 और 2। एक को आप ले रहे हो, एक के अंदर हेडिंग है 1.1 1.2 और इसके 1.1 के अंदर कोई हेडिंग है तो 1.1.1 1.1.2 1.1.3 इस तरीके से। यहाँ पे 1.2 के अंदर कोई हेडिंग है 1.1.1 सॉरी 1.2.1 1.2.2 1.2.3 इस तरीके से। यदि 2 के अंदर कोई हेडिंग है तो 2.1 2.2 2.3, फिर 2.1 के अंदर कोई हेडिंग है तो 2.1.1 2.1.2 2.1.3 इस तरीके से आप हेडिंग के अंदर हेडिंग बना सकते हैं, जो मैं आपको आगे फॉर्मेट के द्वारा और बता दूंगा। फिर आपके जो ये होती है हेडिंग, फिर बनती सब हेडिंग, फिर बनती सब हेडिंग। एग्जांपल्स, कोई भी उदाहरण दिया हुआ हो, स्टोरी यानी कहानी हो, लॉन्ग सेंटेंस यानी बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड मिश्रित वाक्य होते हैं वो, कथन किसी का कोई डायलॉग या कथन कहा गया है, परिभाषा, कोटेशन और फिगरेटिव स्पीच, साहित्यिक भाषा आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि आपको कहे तो इनको जो आपके ये कथन वगैरह है ना, परिभाषा, कोटेशन, फिगरेटिव स्पीच, साहित्यिक भाषा, ये आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होती है, इनका यूज नहीं करना चाहिए। और लंबे सेंटेंस है इनका यूज नहीं करना चाहिए। तो साहित्य भाषा लिटरेचर जो होते हैं आपके लिटरेचर से संबंधित कोई वर्ड्स वगैरह होते हैं उनका। और फिगरेटिव स्पीच यानी जो आपके किसी भी बात को बड़ा चढ़ा के बताया गया हो, महिमा मंडन किया गया हो, यानी कि आपको कहा कि ये बहुत अच्छे है, इससे ये होता है वो होता है, किसी तुलना वगैरह की, उस बात को आपको नहीं देखना है। सिर्फ और सिर्फ उसकी जो मुख्य बात है, सिंपल बात है, वो आपको यहाँ दर्ज करनी है। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना। ये जो आ गया कथन, परिभाषा, कोटेशन, फिगरेटिव स्पीच, साहित्यिक भाषा, तो ये सब किसमें हो सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमे के अंदर बंद हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर इन्वर्टेड कॉमे के अंदर जो भी बंद हो उनको आपको बिल्कुल नहीं देखना, उनको सीधा ही छोड़ देना है। एग्जांपल है स्टोरी के द्वारा कोई आपको बात समझाई गई है, लॉन्ग सेंटेंस दिया बहुत बड़ा तो छोड़ देने। प्रीपोजिशंस का प्रयोग भी आवश्यकता हो तो ही करें। प्रीपोजिशंस का जब आप पूर्वसर्ग का प्रयोग करते हो तो आपको जब जरूरत है तो नहीं करना है, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है नहीं करना है। ग्रामर की चिंता ना करें, इसमें आपको कोई ग्रामेटिकल इश्यू नहीं है, ग्रामर एरर नहीं है। यदि ग्रामर में कोई मिस्टेक हो जाती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल आप बिंदास होकर लिखना, चाहे ग्रामर में आर्टिकल में हो या फिर प्रीपोजिशन में हो या टेंस में हो, कोई भी मिस्टेक हो तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से लिखना, आपको कोई गलत नहीं करेगा। यूज शॉर्ट फॉर्म्स एंड सिंबल्स, आपको किसी भी शॉर्ट फॉर्म जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था और सिंबल्स का यूज करना चाहिए। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म और
मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। शॉर्ट फॉर्म को आपको कैसे करना है। फर्स्ट टाइप तो ये है कि आप किसी वर्ड को उसके पहले वाला वर्ड ले लो और उसको शॉर्ट फॉर्म बना लो। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो WHO, प्लीज रिटर्न ओवर है तो PTO, अपर डिवीजन का कह दो UDC, इसी तरह लोअर डिवीजन का कह दो LDC। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इनको कर सकते हो। सेकंड टाइप है आगे वाले 2 3 या 4 जो लेटर्स लेकर रेफरेंस लिखा तो हमने REF लिख के कर दिया, इंफॉर्मेशन लिखा तो INFO लिख कर दिया, ऑनरेबल लिखा था तो इसको HON करके कर दिया। इस तरह इंपॉर्टेंट और IMP करके हम कर देते। और यहाँ आप इसमें देखिए कि सिंबल में ये तो आपको सिंपल समझ में आ गया। सिंबल है ये एंड का होता है, ये बिकॉज का होता है, ये देयरफॉर का होता है, ये प्लस का, माइनस का, इक्वल का, एस या ओ लिखा था सन ऑफ, डी या डॉट ऑफ, इस तरीके से डब्ल्यू या ओ लिखा था पाइप ऑफ, इस तरह से जो एफ या ओ लिखा फादर ऑफ, इस तरह मदर ऑफ, इस तरह कुछ भी हो सकता है। ये होता है आपके ग्रेटर देन, ये लेस देन, एनी नेगेटिव तो POS आप लिखो तो पॉजिटिव लिख सकते हो, ये सिंबल में आता है और इसमें भी काम आ सकता है। परसेंट, ये परसेंट में, ओके ऑल करेक्ट, इस तरीके के बहुत सारे सिंबल होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बात ये सिंबल में भी काम आते हैं, दोनों सेम है। जब भी आप लिख लो तो सबसे लास्ट में ना आप जैसे ही आप पूरा नोट मैपिंग बनाओगे तो उसके लास्ट में आपको ये सारे सिंबल के वापस बताने भी है कि आपने कौन सा सिंबल यूज किया, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। क्योंकि आप सिंबल यूज क्यों करते हो, क्योंकि आप उसको अच्छा दिखाने के लिए। लेकिन जब आप सिंबल यूज कर लेते हो उसके बाद सामने वाले क्या पता चलेगा आपने शॉर्ट फॉर्म का क्या अर्थ निकाला है। इसीलिए जैसे आपने मान लो अपने में इसमें ऑनरेबल का HON लिख के यूज कर दिया, उसको क्या पता कि HON ऑनरेबल का होता है। तो आप जब पूरा हो जाए आपका नोट मैकिंग, उसके जस्ट नीचे आप लिखोगे, इस तरह ब्रैकेट बनाओगे और उसके अंदर आप जितने भी आपने शॉर्ट फॉर्म यूज किए सबकी फुल फॉर्म लिखोगे। और जब आप फुल फॉर्म लिख लोगे तो आपको ये तो जाएगा पूरा। और लास्ट में आप उसका टाइटल निकाल के भी जब आप पूरी हेडिंग बना दोगे तो आपको टाइटल समझ में आ जाएगा और टाइटल सबसे ऊपर लिख दोगे। ऐसा नहीं है कि आप टाइटल स्टार्ट में देखो, टाइटल लास्ट में लिखने से आपको बेहतर समझ में आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब कोई आप देखना अभी कोई मूवी बनाते हो तो मूवी में भी आप देखना टाइटल कई बार मूवी को बाद में लिया जाता है। मूवी इसलिए लिया जाता है, पूरी मूवी बनती है तब उनको पूरी कहानी समझ में आती है, इसका ये टाइटल ठीक है। जैसे बाहुबली मूवी आई, बाहुबली में उनको लगा इसमें जो है ये क्रिएटर है तो बेहतर है, इसलिए उन्होंने उसका नाम बाहुबली रख दिया। इसी तरीके से और भी कई मूवियां हैं तो उसमें आपको जैसी वो पूरी होती है तो उसका नाम लास्ट में रखते ना। इसी तरीके से आप भी इसको मूवी समझते हुए पूरा कीजिए और जैसे ही पूरा हो बाद में आप उसका लास्ट में टाइटल निकाल के सबसे ऊपर लिख दो। तो अब ये इसका फॉर्मेट इस तरीके से होगा जैसा मैंने आपको उसमें पहले लिखा चुका हूं, उसी तरीके से सबसे पहले हेडिंग, फिर सब हेडिंग। आप इसमें सब हेडिंग भी दे सकते हो। यहाँ मैंने ए से लिखा, आप इसको 1 से लिख सकते हो, फिर ये इसको 1.1 से, इस तरीके से आपका किसी तरीके से देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बार इसका ध्यान रखना कि जैसे हेडिंग होती ना, हेडिंग सभी एक समान जगह से स्टार्ट होती है, तो सब हेडिंग है सभी एक समान जगह से स्टार्ट करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। फिर उसको सब हेडिंग है तो वो एक नियमित जगह से उनकी सबकी भले आगे से कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे ये पीछे कर दो या कर दो, लेकिन उनका एक आगे का स्टार्टिंग जो कोड है वो शानदार दिखना चाहिए। तो इसलिए सबके अंदर, और मेरे विचार से आप 12th बोर्ड में आप एक के पॉइंट दो तीन पॉइंट बना दोगे ना, 2-3 बस, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। तो आपके 4 नंबर काटने वाला शायद नहीं काट सकेगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है और बोर्ड में इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता है। जैसे ही बोर्ड आंसर की जारी करता है तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देता है, लेकिन ये क्वेश्चन है ना इसका कोई फिक्स ऐसा आंसर नहीं है, बस वो आपके उस पैसेज में से कुछ लाइन है अंडरलाइन करके देता है, ये लाइन इसका आंसर हो सकती है। तो आप भी जब ये स्टार्ट करो सबसे पहले आपको पैसेज को कोई कहता पूरा पढ़ना है, लेकिन मेरे विचार से आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है। आप पूरा पढ़ोगे तो आपको टाइम बर्बाद होगा। सबसे पहले आपको पहला पैराग्राफ, क्योंकि पैसेज के अंदर 2-3 पैराग्राफ होते हैं, पहला पैराग्राफ पढ़ना है। पहले पैराग्राफ के अंदर 1 या 2 हेडिंग बनानी है।
एक या दो, बड़ा है तो दो बना देनी, नहीं तो एक बना देनी, और उसके अंदर दोनों के अंदर सब सब हेडिंग बनाने। पहले वाली हेडिंग और सब हेडिंग पूरी हो, फिर दूसरा पढ़ना है, फिर उसकी हेडिंग और सब हेडिंग बनानी, इस तरीके से। तो आपको नहीं तो आप पहले पूरा पढ़ोगे, फिर हेडिंग बनाना स्टार्ट करोगे, फिर पढ़ोगे, तो आप लास्ट तक वापस भूल जाओगे, फिर पढ़ोगे, तो आपका टाइम बर्बाद होगा। इसलिए समय के बचाव को ध्यान रखते हुए आप इसको आराम से कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक चीजों का ध्यान रखना, एक यहाँ पर, और फिर टाइम बचाने के लिए आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ना जरूरी नहीं है। आप पहले पैराग्राफ को पढ़ के हेडिंग बनाओ, फिर दूसरे को पढ़ो, फिर तीसरे को, और 4-5 यहाँ तक हेडिंग बना देना, और उसके अंदर 2-3 सब हेडिंग बना देना, ज्यादा कोई जरूरी नहीं है। हेडिंग आपको पता है, ऐसा नहीं आप पूरी लाइन लिख दो, बस सिंपली उससे संबंधित 2-3 वर्ड्स की होती है। हेडिंग आपकी बड़ी नहीं होनी चाहिए, और पूरा लिखने के बाद जैसे आपको टाइटल में लिखो, सबसे ऊपर या बड़े अक्षर में टाइटल लिख लेना, तो आप वो समझ में आ जाएगा। फिर आप ये 4 नंबर इसके हो जाएगी पूरे। और इसी का एक टॉपिक है आपके तो समरी, वो भी बहुत सिंपल है, और अभी हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको आप एग्जाम्पल करके देखना, समझ में आ जाएगा। और ये आपको समझने के लिए, ऐसा नहीं आप पासबुक में लो या किसी और बुक्स में लो और आप वहां से हल करो, इससे बेहतर है आप अपने खुद की जो नोटबुक है उसमें से लो, उसमें से कोई 1-2 पैराग्राफ लो और उसके नोट्स बनाओ, तो क्या हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन आंसर है वो भी क्लियर हो जाएंगे, तो आपको तो दिक्कत नहीं आएगी, आपका तो डबल फायदा होगा। इसलिए मेरा मानना है कि आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से ही नोट्स बनाने की कोशिश करें, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। हम पढ़ेंगे समरी के बारे में, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, समरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर की। अब आपका जो है टॉपिक समरी यानी सारांश, बहुत सिंपल है, ये भी आपकी है 2 नंबर का है, आप इसको 2 नंबर आराम से ले सकते हो। आपको उसके लिए करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। इसमें आपके 2 में से आधे नंबर का तो टाइटल, तो पैसे सबसे ऊपर आपको लिखना है टाइटल। टाइटल कौन सा लिखना है आपको, जो आपको दिया गया था, अब आप जो नोट मैकिंग में लिखा था ना, वो सेम का सेम नोट मैकिंग में सबसे ऊपर टाइटल लिखना है, यहाँ पर भी सबसे ऊपर टाइटल लिखना है। कैसे लिखना है वो हम आगे बताएंगे। पैसेज को पढ़कर मुख्य बातें नोट करनी चाहिए, और ये काम आप पहले से ऑलरेडी कर सकते हो, इसलिए आपको इसमें कुल मिला के मेहनत बहुत कम करनी होती है, तो थोड़ा आप ग्रामेटिकल ध्यान रखना है। पैसेज आप पूरा पढ़ोगे तो नोट बनाओगे, नोट्स को बनाते हो उसमें हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, नोट्स तो ऑलरेडी बन जाते हैं, और नोट्स बन जाते हैं तो आप मुख्य बातें आ जाती है, इसलिए आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, मुख्य बात नोट करनी है, जितनी सब हेडिंग आपको बना लो इंपॉर्टेंट वही होती है। पैसेज के भाव को समझे, अब पैसेज क्या कहना चाहता है वो आपका टाइटल से समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट सूचनाओं को शॉर्ट नोट्स में लिखना चाहिए, और ये आप पहले से जो नोट मेकिंग में काम कर चुके होते हो, शॉर्ट नोट्स में आप लिख चुके होते हो, आप नोट्स बनाते हो उसके बाद समरी करते हो, तब आपके लिए काम किए। ऐसा नहीं आप पहले समरी करने लगे फिर नोट कर रहे हो तो काम करेंगे, इसलिए पहले नोट मेकिंग करें तो आपके लिए समरी आसान हो जाएगी। सभी नोट्स को पैराग्राफ के रूप में लिखना चाहिए। अब यहाँ से आपको कुछ नया करना है, यानी जितने भी नोट्स है उनको वो सभी को पैराग्राफ वाइज लिखना है, क्योंकि वहां तो ना कोई ग्रामेटिकल इशू था ना कुछ भी नहीं था, सीधे शॉर्ट फ्रेजेस लिखे हुए थे, छोटे छोटे वाक्यांश लिखे हुए थे, 2-3 वर्ड्स के वाक्यांश। लेकिन यहाँ पर आपको उन वाक्यांश को जोड़कर बड़ा सेंटेंस बना के रखने हैं, और सेंटेंस बनेंगे और सेंटेंस क्या बनेगा, पैराग्राफ। तो कनेक्टिंग वर्ड्स, उसके लिए आपको क्या करना है, कनेक्टिंग वर्ड बट आल्सो देयरफॉर बिकॉज़ एंड आदि और कहीं भी कनेक्टिंग वर्ड होते वो, और ग्रामर का यूज सही करना चाहिए। इसमें प्रीपोजिशन वगैरह जो हो सकती है आपके ऑन इन वगैरह आर्टिकल ए एंड सब कुछ आपको इसमें यूज करना है, यानी पूरी ग्रामर का जितना आपसे हो सके इतना यूज करना है, ताकि आपका सेंटेंस बड़ा बने। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स वाक्यों को सिंपल वाक्यों में, यानी बड़े बड़े वाक्य होते हैं जिनमें एंड और वगैरह जुड़ा, उनको आप एक सिंपल पहले इसका पढ़ो, फिर इसका भाव निकालो, उसके बाद आप उसको सिंपल सेंटेंस में अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। आपको समरी का भाव पैसेज से मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं है पैसेज में रामायण की बात हो रही है आप समरी में महाभारत की बात देख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक सेम इसके बारे में आप समरी कर रहे हो और पैसेज जो पूछा गया दोनों का भाव सेम होना चाहिए। आप बिल्कुल भी उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं उसका जो टाइटल आ रहा है उससे अलग है, आपका विचार अलग है, तो विचार आपके अलग नहीं होने चाहिए। क्योंकि समरी का मतलब क्या होता है, अपने विचार व्यक्त करना, वो भी सारांश में।
समरी को सदैव इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। लिखना किस फॉर्म में, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट, तो आपको लिखना है इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। और ऐसा नहीं आप डायरेक्ट में लिख दो, जैसा कहा वैसा नहीं, आप उसको जैसे मान लो जैसे कथन कहा है तो आपको लिखना उसका जैसे उसके द्वारा कहा गया, तो बाय, उसके बाद उसका जिसने ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, इस तरीके से बदल कर, यानी इनडायरेक्ट के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। समरी का लगभग पैसेज की एक तीन होनी चाहिए, यानी समरी आप कितनी होनी चाहिए, यदि 3 पैराग्राफ है तो लगभग उसके हिसाब से आपका 1 पैराग्राफ समरी का बनना चाहिए। हाँ, समरी होगी तो 1 पैराग्राफ में ही लगभग, ज्यादा बड़ी है तो आप 2 पैराग्राफ में कर सकते हो, फिर भी जितना है 3 पैराग्राफ बड़े बड़े दिए तो उनमें से एक बड़ा पैराग्राफ उस साइज की आपकी समरी होनी चाहिए। सबसे ऊपर जब आप स्टार्टिंग में हेडिंग लिखोगे, वो कैसे लिखोगे, सबसे पहले टाइटल लिखोगे, फिर डैश करके फिर आप उसका जो हेडिंग है वो टाइटल लिख दो। और टाइटल कौन सा लिखोगे, जो आपको नोट बैंकिंग में आपने लिखा था वही सेम लिखोगे। इसीलिए समरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें ग्रामेटिकल थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी कोई इतने टेंशन वाली बात है नहीं। और आधा नंबर तो वैसे टाइटल का है, 1.5 नंबर की समरी है। और हो सके कोशिश, क्योंकि समरी आपको क्या कहते हैं, अपने शब्दों में लिखनी है। अपने शब्दों में लिखने का मतलब हुआ कि आप कोई ऐसा नहीं कि आप मारवाड़ी है या राजस्थान के हो तो राजस्थानी में लिख दो, उसका कहने का मतलब है आपकी आम बोलचाल में इंग्लिश कन्वर्ट करके फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है। यानी कि जैसे एक तो आपने कोई बीच में कथन आ गया, कथन तो किसी और ने कहा था, तो इसको इनडायरेक्ट बदलेगी तो आपकी लैंग्वेज होगी। या फिर कोई कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो सिंपल में बदलोगे तो आपकी लैंग्वेज में हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब उसका लिखना आपको इंग्लिश में ही है, कोई हिंदी में मत लिख देना कि हमारी लैंग्वेज हिंदी है और हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। और इसमें जब ये चीजें आपको इम्पोर्टेंट है जो आनी चाहिए। बाकी आप पैसेज को थोड़ा पढ़ लेना, अंडरलाइन, बाकी सब कुछ आपको किया हुआ मिलेगा तो आप पहले ही तो कर दोगे। फिर भी यदि आप अपनी लैंग्वेज नहीं लिख पाते हो, आपको ऐसे मान लो किसी को होता है पैसेज पूरा समझ में आ जाता, और समझ में आने के बाद आप उसका हिंदी निकाल के फिर सारांश निकाल जल्दी में फिर उसको इंग्लिश कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन 90% बच्चे मेरे हिसाब से ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पास करना चाहते हैं, मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उनको कन्वर्ट करना आता है नहीं आता कोई जरूर नहीं, तो फिर उनको क्या करना है, लैंग्वेज नहीं रखनी है, डायरेक्ट का थोड़ा ध्यान रखना, पर लिखना पैसेज में से ही। आपको यदि अपने हिसाब से नहीं लिखना है, पैसेज में से लिख देना, पैसेज वाले सेम टू सेम। नहीं तो ऐसा होता है पैसेज वाले वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में, यानी कि उसका सिमिलर वर्ड लेके आप काम यूज ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर कई जो है जैसे या तो वहां पर हताश हो जाते हैं, बहुत सारा काम करने के बाद परेशान होते हैं, तो परेशान होते हैं फटाफट में कुछ भी कर देते हैं। इसीलिए पैसेज वाला सेम लिखो, तो इसको लिखना इनडायरेक्ट फॉर्म में ही है, और सिंपल सेंटेंस वगैरह ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, और लिखना थोड़ा आपका राइटिंग वर्ड वगैरह सब कुछ ग्रामर का ध्यान रखें, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। धन्यवाद साथियों। हाँ? वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर और सब चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी वाले जितने वीडियो है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आप चैनल में जाके प्ले लिस्ट में फॉलो करें इंग्लिश की 12th इंग्लिश ग्रामर, और वहां देख सकते हो।